हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में यूसीसी बिल को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, अब इस बिल को 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिर इसके बाद चर्चा की जाएगी, वोटिंग की जाएगी और फिर इसके बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। जब राज्यपाल के इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब ये बिल एक कानून बन जाएगा। दोस्तों, यदि यह बिल पारित हो जाता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट किसने तैयार की है? तो ये रिपोर्ट तैयार की है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने। दोस्तों, बात करते हैं यूसीसी की। तो यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, या इसे समान नागरिक संहिता बोला जाता है। तो अगर ये किसी राज्य में या किसी देश में लागू होता है तो वहां पर सभी धर्मों के लिए और सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू होंगे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी यूसीसी का वर्णन किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा स्टैटिक जीके का कि यूसीसी का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 44 आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड से पहले गोवा राज्य में भी यूसीसी लागू है, लेकिन आपको याद रखना है कि गोवा में जो यूसीसी लागू की गई थी वो स्वतंत्रता से पहले लागू की गई थी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो यूसीसी बनाई गई थी उसी को लागू किया गया है अभी भी गोवा राज्य में। क्योंकि गोवा राज्य के बारे में आप जानते होंगे कि ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है और सबसे बाद में ये स्वतंत्र हुआ है पुर्तगालियों से। चलिए दोस्तों, बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन देहरादून में किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और उत्तराखंड मध्य प्रदेश के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों, माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। इससे पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव कहा जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को अभी हाल ही में मंजूरी दी थी। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम क्या है? मर्यादा। दोस्तों, साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है एक्यूबेरन। तो उसका आयोजन चौबटिया उत्तराखंड में किया गया था। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। याद रखिएगा कि अब से शाम 5 बजे आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। तो दोस्तों, आप शाम को इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको प्राप्त करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा शंकर महादेवन के द मूवमेंट एल्बम को। ठीक है, तो शंकर महादेवन के द मूवमेंट एल्बम को ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, इसका नाम एक ग्रामोफोन के नाम पर रखा गया है। ग्रामोफोन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बार यह पुरस्कार 4 मई 1959 को प्रदान किया गया था। अब सवाल आता है कि ग्रैमी अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो यह रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि अमेरिका की एक एकेडमी है। और रिकॉर्डिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो 2024 में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं, यह इसका कौन सा संस्करण था, तो यह इसका 66वां संस्करण था। यह अवार्ड कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसको होस्ट किसने किया था? तो ट्रेवर नोह ने इसको होस्ट किया था। सबसे अधिक पुरस्कार किसे प्राप्त हुए हैं? फोबे ब्रिजर्स को। तो 4 अवार्ड प्राप्त हुए हैं फोबे ब्रिजर्स को। सबसे अधिक नॉमिनेशन किसे प्राप्त हुआ था? तो SZA को। तो SZA को 9 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शंकर महादेवन की। तो शंकर महादेवन का एक बैंड है जिसका नाम है शक्ति, और इस बैंड का एक एल्बम है जिसका नाम है दिस मूवमेंट। तो इसी दिस मूवमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, दिस मूवमेंट में कितने गाने हैं? 8 गाने हैं। और ये शंकर महादेवन का शक्ति बैंड है। इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट काम करते हैं? तो इसमें शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, बी सेल्वा गणेश हैं और गणेश राजगोपालन है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं जाकिर हुसैन की, क्योंकि जाकिर हुसैन को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 में। तो जाकिर हुसैन को 3 कैटेगरी में अवार्ड मिला है इस साल। जाकिर हुसैन ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इसके अलावा उन्हें उनकी बैंड शक्ति के एल्बम दिस मूवमेंट में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा जाकिर हुसैन ने एज बी स्पीक के लिए कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। तो इस प्रकार से 2024 में जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से है। और इस साल जो ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं उसमें 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम मोदी के लिखे गए गाने एवेंडेस इन मिलेट्स को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसने कोई पुरस्कार नहीं जीता है। याद रखना है कि पीएम मोदी ने सिंगर फाल्गुनी साह और गौरव साह के साथ इस गाने को लिखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो उनका नाम है पंडित रविशंकर को। तो भारतीय सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी। तो उन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला था और वो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। दोस्तों, पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 2013 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है तन्वी शाह है। तो इन्हें 2008 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। 2008 में AR रहमान को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड तो बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ही याद रखना है। लेकिन जो भारतीय हैं उनको जरूर याद रखना है कि किन किन भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के प्रमुख विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है माइली साइरस को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मिला है टेलर स्विफ्ट को। बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है SZA को। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है कोको जॉन्स को। और रैप एल्बम का अवार्ड मिला है किलर माइक को। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल बने हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो उन्हें अभी हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मंजूरी दी गई है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने MS सिंघवी का स्थान लिया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, तो उनका नाम था GC कासलीवाल। दोस्तों, बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। तो एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है। लीगल मैटर्स में न्यायालय या सरकारों को सलाह देने का काम कौन करता है? एडवोकेट जनरल करता है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 और 177 में एडवोकेट जनरल का
वर्णन किया गया है, यानी उसके अधिकार और कार्य का वर्णन किया गया है। गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब कौन सा व्यक्ति एडवोकेट जनरल बन सकता है? तो जिस व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बनने की योग्यता हो, वही व्यक्ति एडवोकेट जनरल बन सकता है। यहाँ पर बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सुधांशु पंत बने हैं। हरिशंकर भावड़ा का निधन हो गया है, जो कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों, राजस्थान में इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत कार्यक्रम में मिलाने का निर्णय किया है। अभी हाल ही में जयपुर में भारत के जो राज्यों के डीजीपी हैं और डीआईजी हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? दिव्या कृति सिंह, जो कि राजस्थान की जयपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल ओनील यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी है? मिशेल ओनील बनी है। यहां पर आप बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 देशों का एक समूह है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हैं। तो अभी हाल ही में नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी है? मिशेल ओनील बनी है। दोस्तों, फर्स्ट मिनिस्टर को आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरह इसके पास पावर नहीं होती है। मिशेल ओनील की बात करें तो इनका संबंध सिन फेन नामक पॉलिटिकल पार्टी से है। दोस्तों, मिशेल ओनील 2020 से 2022 तक डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की, यानी उत्तरी आयरलैंड की। तो उत्तरी आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। यहाँ पर आप ये जो ब्लू कलर में मैप देख पा रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। तो यहाँ पर स्थित है इंग्लैंड, ये है स्कॉटलैंड, फिर उसके बाद वेल्स और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो मिशेल ओनील हैं, ये नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। और फर्स्ट मिनिस्टर अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, मिशेल ओनील हैं। और यहाँ की डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? एमा लिटिल पेंगेली। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। और सुकसेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। सेरिंग टोब्गे भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो भारतीय निशानेबाज रहे हैं अभिनव बिंद्रा, तो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, 2024 में जो ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किए जाने हैं। जब भी किसी भी देश में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जो ओलंपिक की मसाल होती है उस देश में घुमाई जाती है। तो इसी मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभिनव बिंद्रा की। तो इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और यह व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति कौन है? नीरज चोपड़ा। दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 मेडल और एशियन गेम्स में 3 मेडल जीते हुए हैं। 2016 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। आयोजन कहाँ किया जाना है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए जाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी शामिल किया जाएगा। तो ये खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, बात आई है ओलंपिक की। तो ओलंपिक की सबसे बड़ी कमेटी कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे IOC बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक।
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों जो ओलंपिक खेल आयोजित करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस संधायक को कहाँ कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। अब सवाल आता है कि ये आईएनएस संधायक क्या है? तो दोस्तों यह इंडियन नेवी का सर्वे पोत है, तो इसको अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है और इसको यार्ड 3025 भी बोला जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उनके द्वारा इस आईएनएस संधायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। दोस्तों इसका जो पुराना वर्जन था वो 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा है। दोस्तों इस शिप का मुख्य काम है सर्वे और नेविगेशन को बेहतर बनाना। 80% से पार्ट इसके स्वदेशी हैं, यानी इंडिजीनियस पार्ट लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बेहरी किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बेहरी बनी है। उनको शपथ किसने दिलाई है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। रितु बेहरी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में भी काम किया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, तो यह नैनीताल में स्थित है और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में। चलिए दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल क्या है इसकी? देहरादून। जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पर असेंबली की सीटें कितनी हैं? 70। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और याद रखना है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा की जाती है और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हरा करके नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि नागेश ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और यह ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए आयोजित की जाती है। दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। तो रोहिंग्टन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? आंसर हो जाएगा व्योम मित्रा। तो यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 2025 में इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाना है जिसका नाम है गगनयान। तो गगनयान मिशन में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले इसरो के द्वारा एक टेस्टिंग की जाएगी जिसमें एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, तो गगनयान से पहले इस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। रोबोट का नाम जरूर आप याद रखिएगा। यह कौन सा रोबोट है? व्योम मित्रा। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिशन गगनयान की। तो 15 अगस्त 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी चलिए दोस्तों बात करते हैं मिशन गगनयान की। तो 15 अगस्त 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गगनयान मिशन का ऐलान किया गया था। गगनयान मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2025 में इसकी लॉन्चिंग की जानी है और यह भारत का पहला स्वदेशी मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। दोस्तों गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि हमारी पृथ्वी से ये मिशन 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। अगर यह मिशन कामयाब हो जाता है तो भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना स्पेस में इंसानों को भेज चुके हैं। सोवियत संघ ने पहली बार इंसान को 1961 में भेजा था, अमेरिका ने भी 1961 में और चाइना ने 2003 में स्पेस में इंसानों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा फाउंडेशन के द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। तो उसके पास ही आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी
और ये प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? ईसा फाउंडेशन के द्वारा। दोस्तों इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? 242 फीट। इससे पहले तमिलनाडु के कोयम्बतूर में ईसा योग परिसर में योगी आदि शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों यहाँ पर आप आदि शिव की प्रतिमा को देख सकते हैं जो कि तमिलनाडु में स्थापित की गई है। दोस्तों ईसा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है राजस्थान के नाथद्वारा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। और दोस्तों इस स्टैचू को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? असम में। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पंजाब। पीएम मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ओडिशा में। किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई लॉन्च किया गया है? फ्रांस में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है? पटना में। दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान में। किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? केन्या में। FADA रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 49.25%। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हॉर्बी ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। धान का एक प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग, तो यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। डेसिबल क्या है? तो दोस्तों डेसिबल जो है ये ध्वनि स्तर की एक माप है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे घेंगा रोग या ग्वाइटर डिजीज होती है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्पूरी ठाकुर जी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तो वह बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है?